कोई भी आप लेटर उठाओ छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसमें वो जब मुगलों का उल्लेख कर रहे हैं, वो जब आदिल शाह का उल्लेख कर रही है, सभी को वो लोग तुर्क कह रहे हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध उनका पत्र है, वेंको जी को लिखा था उन्होंने। एग्जैक्टली हाँ कि आपके सेना में यदि इतने तुर्क रहेंगे और मेन पोजीशन पे रहेंगे तो आप कैसे जीतोगे। श्री शिव भारत जो उनके समकालीन उनकी कथा है, हाँ कविन परमानंदी का, उसमें तो सारे नाम दिए हैं, केवल एक मुस्लिम है उसमें, हाँ सिद्दीक। हाँ जो सिद्दी मौला क्या नाम है उसका, और वो भी दत्तक पुत्र है। हमारे नेहरू जी, जिनको हम कई बार से प्यार से नेहरू जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि शिवाजी ने अफजल खान के साथ बड़ा धोखा करके बड़ा बुरा किया। वो उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। लेकिन आपको इस गांधी जी ने भी ऐसा कुछ कहा। उन्होंने ये लिखा था कि बूढ़े अफजल खान को बहुत धोखा देके शिवाजी महाराज ने मार दिया। तो ये आपके पास हो तो मुझे उपलब्ध कराए है, इसको तो हाईलाइट करना चाहिए। नेहरू जी की कीर्ति में 4 चांद लगेंगे ऐसे। तो ये है कि साहब कि जो लुटेरा आया आपको लूट के वापस चला गया वो तो अच्छा है, लेकिन जो लुटेरा आया उसने आपके घर पे भी कब्जा किया, आपको लूट लिया, आपको आउट हाउस में रख दिया, उसके प्रति आप बड़े समर्पित। तो औरंगजेब को जो तिकनी का नाच नचाया गया उसके बारे में थोड़ा बताइए। इनका मेन उद्देश्य ये था कि औरंगजेब भले किले जीत ले, वो अपने पास में रख नहीं पाएगा। और किला कौन से समय में देना है? मई के महीने में देना है। क्यों मई के महीने देना है? क्योंकि जून चालू हो जाएगा, जून में बारिश चालू हो जाएंगी, जून के महीने में ये लोग किला नहीं रख पाएंगे अपने पास में। तो हम क्या करेंगे, जितना इनका नुकसान कर सकते हैं उतना हम इनका नुकसान करेंगे। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एक युवा यूट्यूबर आशीष भारतवंशी। आपका इतिहास का और विशेषकर महाराष्ट्र के इतिहास का एक चैनल है और उसके लगभग 8.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ आशीष जी का यहाँ पर। धन्यवाद सर। तो आशीष जी थोड़ी बात करेंगे, आजकल जो है ना वो बड़ा लोगों ने हंगामा मचा रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, और कोई उनको सेक्युलर बोल रहा है और कोई उनको बोल रहा है कि साहब कि वो तो लुटेरे थे, कोई कह रहा है वो डकैत थे। तो ये लुटेरे और डकैत का ये जो शिवाजी महाराज के नाम पर जो सेनाएं चलाते हैं, ये कुछ कर क्यों नहीं रहे इन लोगों का? वो सर देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में यदि आपको सरकार बनानी है तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का तो नाम तो लेना ही होगा। लेकिन जिन लोगों ने सेना बना के रखी वो सरकार में भी नहीं है फिलहाल। तो वो जिनके साथ में आप बैठे हो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप उनके हिसाब से चलोगे तो आप शिवाजी महाराज को जिस तरह से पोर्ट्रे करना है आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि इन लोगों ने क्या सोच के रखा है कि शिवाजी महाराज कैसे थे, तो 1947 के बाद भारत में जो संविधान बना तो उसमें जो एक आइडल मैन फिट होगा वो शिवाजी महाराज थे। ये पॉसिबल नहीं है ना। आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो उसको? आप जैसे सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो, सेक्युलरिज्म कंसेप्ट कब आया सर देश में? 1947 के पहले शायद आपके जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ होगा, या 1857 के बाद जब हमें यह लगा कि यूनाइट होकर हमें एक युद्ध लड़ना, ठीक है ये हमने मान लिया। लेकिन 47 के पहले या 1857 के पहले देश का कोई संविधान था क्या जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे? नहीं। तो राष्ट्र कैसे चलता था? राष्ट्र चलता था धर्म के हिसाब से। तो यदि राष्ट्र में अराजकता फैलती है या आपके राष्ट्र पर कोई आक्रमण करता है तो आप अपने संविधान को बचाओगे। आप अपने संविधान को बचाओगे तो उस तरह से उस समय अगर धर्म से चल रहा है तो इनडायरेक्टली आप अपने धर्म को ही बचाओगे ना। कोई भी आप लेटर उठाओ छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसमें वो जब मुगलों का उल्लेख कर रहे हैं, वो जब आदिल शाह का उल्लेख कर रही है, सभी को वो लोग तुर्क कह रहे हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध उनका पत्र है, वेंको जी को लिखा था उन्होंने। एग्जैक्टली हाँ कि आपके सेना में यदि इतने तुर्क रहेंगे और मेन पोजीशन पे रहेंगे तो आप कैसे जीतोगे। मेरे सेना में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किसी की मदद नहीं ली होगी, बट दैट इज अ बिजनेस डील फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे भारत आजाद होने के बाद हमें अंग्रेजों को कुछ समय के लिए रखना पड़ा ताकि हम कुछ चीजें सीख सके। सिमिलर मैनर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जागीर आई थी वो आदिल शाह के तरफ से जब आई थी, तो हमें कुछ चीजें सीखना है तो आप कुछ समय के लिए रखो।
उसके बाद में पटापट पटापट उन्होंने निकाल दिया। मैंने ये बात यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली चैलेंज करी थी कि मैं 10 नाम आपको गिना था इतने समय तक, आपको बोलना, आपका बोलना है ना इतने लोग थे, आप मेरे को 25 नाम गिनाओ, मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ आपको। मेरे पास है ही नहीं। 25 तो ज्यादा बोल दिया, आप 5 बोलते तो भी नहीं गिना सकते। 5 तो गिना देंगे, मैं बोल रहा हूँ 10 बार आप गिनाओ, उसके बाद में 10 लाख रुपए मैं देता हूँ आपको। उसके उनके टाइम स्पैन बताओ। आप बोल रहे हो ना, आप कह रहे हो 48% थे, 45% थे, 50% थे, 56% थे, अभी तो 70% पे आ गए। 70 नाम तो बताओ आप, 10 लाख रुपए मैं देता हूँ। श्री शिव भारत जो उनके समकालीन उनकी कथा है, हाँ, बायोग्राफी है, काव्य 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 है परमानंद जी का, कविन परमानंद जी का। उसमें तो सारे नाम दिए हैं, केवल एक मुस्लिम है उसमें, हाँ हाँ सिद्दीक। हाँ हाँ, जो सिद्दी मौला, हाँ, क्या नाम है उसका, और वो भी दत्तक पुत्र है। यानी कि आप जब उनका नाम ले रहे हो तो वो ही वॉज नॉट इन दैट पावर। ये सिद्दी भी तो वो थे ना, जो वो नहीं, वो अफ्रीका वाला से, नहीं है, इथियोपिया से, हबशी वाला नहीं है वो, हबशी वाला, ये वाला हबशी वाला नहीं है वो, ही इज डिफरेंट। लेकिन उनका नाम भी कुछ समय के लिए क्यों आ रहा है, देखो ये इवन व्हाई दे वर इन कांटेक्ट विद दीज पीपल, देयर इज अ रीजन टू इट। शाहजी राजे वाज वर्किंग फॉर आदिल शाही। सो आप जब आदिल शाह के एक जहागीर है, आप आदिल शाह के लिए काम कर रहे हो, आप आदिल शाह में मनसब पे हो या फिर वट एवर पोजिशन यू आर, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुणे का सूबा दिया, पुणे का प्रांत दिया आदिल शाह के अंडर में जो था, क्या कह के कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा, शिवाजी। सो इनडायरेक्टली आपको आदिल शाह से कुछ लोग उठा के वहां पे भेजने होंगे, तो इन्हीं लोगों को उठा के शिवाजी महाराज के पास में भेजा गया। और जब इन लोगों को शिवाजी महाराज के पास में भेजा गया तो ये सारे लोग जो गए, विद द कोर्स ऑफ टाइम शिवाजी महाराज ने धीरे 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 करके इनको निकाला है। बिल्कुल 10 12 15 20 साल के बाद में आपको इनके नाम नहीं मिलते कहीं पे। हमारे नेहरू जी, जिनको हम कई बार से प्यार से नेहरू जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये शिवाजी ने अफजल खान के साथ बड़ा धोखा करके बड़ा बुरा किया। वो उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। लेकिन आपको इस गांधी जी ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो वो जब लेख आया था, उसके बाद नेहरू जी ने इसके लिए अपोलॉजी भी मांगी है। ये आपने पढ़ा है क्या? नेहरू जी ने उसके लिए अपोलॉजी मांगी है। ये जब लेटर आया था उनका, तो नेहरू जी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। उन्होंने ये लिखा था कि बूढ़े अफजल खान को बहुत मतलब धोखा देके शिवाजी महाराज ने मार दिया। तो वो जब आया तो उसके ऊपर महाराष्ट्र में बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि अफजल खान वहां पे कंचे खेलने के लिए तो नहीं आया था, वो पूरी तैयारी के साथ में ही आया था शिवाजी महाराज को मारने के लिए। यहां तक कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अफजल खान ने पहला वार शिवाजी महाराज पे नहीं किया था, शिवाजी महाराज ने उसको डायरेक्ट मारा था। आपको क्यों जस्टिफाई करना है कि अफजल खान ने पहला वार किया उसके बाद शिवाजी महाराज ने मारा? आप जब इतनी पूरी तैयारी, ये तो कविन परमानंद ने नहीं 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 नहीं, ये कविंद्र परमानंद ने भी कहा होगा, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि पहला वार शिवाजी महाराज ने ही किया होगा, डायरेक्ट मारा होगा। क्योंकि शिवाजी महाराज जिस तैयारी के साथ में जा रहे हैं, आपकी तैयारी तो यही दिखा रही है ना, मारना है। और उसका वो इतिहास रहा है अफजल खान का कि अफजल खान ने इसके पहले भी कई राजाओं को ऐसे ही बुला के धोखे से मारा है। एग्जैक्टली शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे को भी धोखे से कैद करके वो दरबार में लेके गया है, उसका ये इतिहास रहा है। ये कस्तूरी नंदन नाम का राजा है साउथ का, उस साउथ के राजा को डील करने के लिए बुलाया है और डील करके मारा है। शिवाजी महाराज के बड़े भाई है संभाजी राजे। संभाजी राजे जिस समय युद्ध में थे, मुहिम में थे, उन्होंने सहायता मांगी, इसने सहायता नहीं भेजी, तोप के गोले के सामने जाके मरना पड़ा उन्हें, उनकी मृत्यु हुई है वहां पे। तो ऐसा राक्षस यदि मेरे घर में आ रहा है भाई, मैं तो मारूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा पहला वार कर रहा है दूसरा वार कर रहा है। बिल्कुल। तो नेहरू जी को इसको जब ये क्रिटिसाइज हुआ तो नेहरू जी ने एक लेटर, अपोलॉजी लेटर लिखा था इसके ऊपर। ये भी एक रियलिटी है। तो ये आपके पास हो तो मुझे उपलब्ध कराए है, ये इसको तो हाईलाइट करना चाहिए। नेहरू जी की कीर्ति में 4 चांद लगेंगे इससे तो। और एक आजकल कुछ जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार है, उनको इतिहासकार कहना भी वैसे तो इतिहास की अवमानना ही होगी, लेकिन फिर भी वो खुद को प्रोक्लेम करते हो, कहते हैं कि साहब शिवाजी तो लुटेरे थे, शिवाजी तो डकैत थे। आपने शिवाजी महाराज के लूट करने के स्टाइल को कभी देखा है कि सर? छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे फेमस लूट कौन सी है?
सूरत। सूरत की लूट है, राइट। सूरत का नवाब कौन था? इनायत खान बहादुर। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय सूरत में आए, he never entered सूरत directly. He was waiting on the outskirts of सूरत. And why he went to सूरत? उसका रीजन क्या है? 3 सालों तक, मतलब 3 यानी इतने इतने लंबे स्पैन तक, जिस समय पे औरंगजेब का मामा उमराव अली शाइस्ते खान ये पुणे में रहा, उसने जिस तरह से चाकण का किला जीता, पुणे के आजू बाजू के एरिया को जिस तरह से परेशान किया, उसकी भरपाई लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत में गए। अब सूरत ही क्यों चुना गया? क्योंकि सूरत जो था वो पोर्ट था, वहां पे पैसे आते थे, मुगलों को मेन पैसे आते थे। अब यदि सपोज करो आज मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, यदि मैं सपोज करो किसी मेरे देश के गद्दार को मदद कर रहा हूं, या मेरे एनिमी को, देश के एनिमी को मदद कर रहा हूं, तो क्या ये आपका फर्ज है कि आप मुझे गोली मार दो? बिल्कुल है, ये आपका बिल्कुल फर्ज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज वेंट टू सूरत, उन्होंने उसके बावजूद डायरेक्ट सूरत नहीं लूटी है। उन्होंने 3 वहां पे जो बिजनेसमैन थे उनके नाम पेश किए थे कि ये 3 बिजनेसमैन है, इन्होंने हमें इतना लूटा है, इनायत खान बहादुर से कहे इतने पैसे इन लोगों से लाके दे, अगर इतने पैसे वो मुझे लाके देगा तो मैं सूरत को छोड़ दूंगा। इनायत खान बहादुर ने एक आदमी भेजा, वो आदमी शिवाजी महाराज के सामने खड़ा हुआ। आदमी जब शिवाजी महाराज के सामने खड़ा हुआ और शिवाजी महाराज ने उसने शिवाजी महाराज से मुंह लड़ाया कि आप कौन है, हम आपको क्यों देंगे। यहां तक बात ठीक थी, उसने शिवाजी महाराज के ऊपर चाकू चलाया। वो चाकू जब चलाने गया तो उसके हाथ काटे गए दोनों, और शिवाजी महाराज में जब वो गिरा, शिवाजी महाराज पीछे गिरे और शिवाजी महाराज के सर पर लगा, शिवाजी महाराज बेहोश हुए। उसके हाथ कटे तो उसके पूरे शरीर, शिवाजी महाराज के शरीर के ऊपर उसका खून आया। आपको जब बताया जा रहा है कि इतने पैसे आप लाके दो, आपने इतना नुकसान किया है, बकायदा आपको रिसिप्ट दी जाएंगी कि इतने इतने ही पैसे चाहिए हमको, उसके बाद आप आक्रमण करवा रहे हो। और जो सूरत मुगलों को मदद कर रहा है उसको तो हम लूटेंगे ना सर। तो बिल्कुल बनता है, वो तो हमारी भरपाई है ना, बिल्कुल बनता है। तो वो हमने भरपाई दी। दो हिसाब से बनता है। एक तो जो उनका जो स्रोत है रेवेन्यू का, एग्जैक्टली पैसे का जो सोर्स है, हाँ? उसको कट ऑफ कर देंगे, और हमारा जो सोर्स है उसको हम बढ़ाएंगे। यस। और एक बार नहीं 2 बार लूटा है, ये भी बता दूं मैं। सूरत पे दूसरी चढ़ाई भी हुई है, 2 चढ़ाई हुआ है सर सूरत पे। यहां तक कि मुगलों की जो एरिया थी, अच्छा शिवाजी महाराज कर्नाटका गए। अगर शिवाजी महाराज के लूट का आप बता रहे हो, शिवाजी महाराज कर्नाटका गए, वहां पे एक मल्लम्मा देवी की कहानी बहुत फेमस है। बहुत लोगों को ये लगता है कि शिवाजी महाराज को मल्लम्मा देवी ने हराया। अब शिवाजी महाराज की वहां पे कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय कर्नाटका गए, मल्लम्मा देवी के ऊपर आक्रमण हुआ। आक्रमण होने के बाद वो एरिया शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया कर्नाटका का। मल्लम्मा देवी अपने बेटे के साथ में आई और अपने बेटे को शिवाजी महाराज के गोद में रख दिया। आज से आप हमारे भाई है, बोले ये आपका भांजा है, संभालो आप इसको। तो शिवाजी महाराज ने एक दूध की कटोरी मंगाई जिसमें दूध था, और अपने हाथों से उस बच्चे को दूध पिलाया और ये कहा कि हमारा भांजा है ना, आप हमारी बहन है ना, तो आज से ये साम्राज्य हम आपको सौंपते हैं और आज से आपको प्रोटेक्शन हम देंगे। आज भी आप जब वहां के गांव में जाओगे तो शिवाजी महाराज का उस समय पे बनाया हुआ पोर्ट्रेट वहां पे दीवार के ऊपर अवेलेबल है। यदि शिवाजी महाराज को लूट ही करनी थी, इनको भी नहीं छोड़ा होता। शिवाजी महाराज का डायरेक्ट धोरण था। आप एक बात बताओ, यदि इस देश में अंग्रेज रह लेते तो क्या आप अंग्रेजों को भी सेक्युलरिज्म के चक्कर में पकड़ते क्या? सिर्फ जस्ट बिकॉज मुगल्स डिडंट लेफ्ट दिस कंट्री, दैट्स व्हाई यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुगल्स एंड यू आर टेलिंग कि यार ये तो यही पैदा हुए थे। अंग्रेजों को भी आप इसी सॉफ्ट कॉर्नर में पकड़ोगे क्या? 2 तरह की बात है इसमें ये है कि साहब कि जो लुटेरा आया आपको लूट के वापस चला गया वो तो अच्छा है, लेकिन जो लुटेरा आया उसने आपके घर पे भी कब्जा कर लिया, आपको लूट लिया, आपको आउट हाउस में रख दिया, उसके प्रति आप बड़े समर्पित। सो इन दैट मैनर जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, शिवाजी महाराज का डायरेक्ट धोरण था कि हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले और हम सपोर्ट नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज का जो व्यू पॉइंट है, आप यदि मराठाओं का व्यू पॉइंट भी समझोगे, आप कभी महाराष्ट्र में आके शिवाजी महाराज के किलो पे जाना सर, किलो के हर उत्तरी दरवाजे का नाम
दिल्ली दरवाजा रखा जाता था, दिल्ली द्वार। शिवाजी महाराज के जो सेकंड बेटे हैं राजाराम महाराज, जब वो पैदा हुए वो उल्टे पैदा हुए, तो शिवाजी महाराज ने कहा सीधी बात है अब दिल्ली उल्टी पलटाएंगे हम। तो शिवाजी महाराज का अप्रोच नेशनलिस्टिक है कि मुझे पूरा गंगा काशी मुक्त कराना है। अब उसे मुक्त कराने के लिए जो मेरे बीच में आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। आप यदि उनकी मदद कर रहे हो तो आप उनको एड कर रहे हो, हम आपको भी धोएंगे, रोकने वाला किसी को नहीं है। और अगर आपको सेंट्रलाइज पावर में रहना है, सेंट्रलाइज राजा का रूल बनाना है, तो आपको बनाना पड़ेगा उस तरह से। वो एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा साहब कि शिवाजी बड़े सेक्युलर थे, उन्होंने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। मस्जिद तोड़ने का तो डायरेक्ट प्रूफ है ना सर। मैं मतलब कैसा है, देखो आप, मैंने वही कहा ना, आप एक आइडल मैन की तरह जा रहे हो। अब अगर आप साउथ में जाओगे तो दक्षिण में एक शंकर शिव जी का मंदिर है, मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, तमिलनाडु के पास में है। आदिल शाह के समय पे उस मंदिर को त्रिचुवन्नपल्ली, हाँ त्रिचुवन्नपल्ली का एक मंदिर है शायद, त्रिचुवन्नपल्ली का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है। फ्रेंच रिकॉर्ड्स में वो मिलता है कि उस मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई थी। शिवाजी महाराज ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, तोड़ो बनाओ मंदिर। गोवा में जाओ, गोवा में पुर्तगाली ने हाहाकार मचा के रखा था। 5 पादरियों को पकड़ के लाया था शिवाजी महाराज ने, 5 की मुंडियां काटी थी। डायरेक्ट प्रूफ है इसके। वहां पे कई चर्चेस को डिस्टैब्लिश करके शिवाजी महाराज ने वहां पे मंदिर स्टैब्लिश कराया। ये प्रूवन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पत्रकों में मिलता है। आपका सीधा सीधा रूल है, आप जब हिंदवी स्वराज्य कह रहे हो तो हिंदुइज्म इज अ भावना कि जो भारत में हर व्यक्ति वैसा ही है। यू बीइंग a deity of Krishna, you being a deity of Bholenath, and you being saying from the time period अतिथि देवो भव, हम आपको डायरेक्ट नहीं मारने वाले। वो हमारे में वो भावना ही नहीं है। हमें आज भी कहोगे 2 मुर्गियां काट, हम नहीं काट पाएंगे। वो भावनाएं हमारे में पहले से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे बैठ के नाचोगे। जब हमें प्रतिकार करना होगा हम प्रतिकार करेंगे। इसीलिए जब शिवाजी महाराज पे कविता भी लिखी गई, इंद्र जिमी जम्ब पर वाद वसु अम्ब पर रावण सतरंब पर रघुकुल राज है, पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ पंस पर। अब ये जो कविता लिखी गई भूषण जी, कवि भूषण ने, वो तो औरंगजेब के लिए काम करता था, उसने भी औरंगजेब को मलेच्छ बोला है। अब मलेच्छ का डायरेक्ट मतलब निकालो ना, जो फॉरेन लैंड से आया हुआ व्यक्ति है जो यहाँ पे आके सत्ता इस्टेब्लिश, उसे मलेच्छ कहा गया है। अगर ये बार बार मलेच्छ शब्द आ रहा है तो इसमें भाईचारा नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज को पता था कौन भाई बनने की कोशिश कर रहा है और किसे चारा बनाने की कोशिश की जा रही है। शिवाजी महाराज ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते थे, ही न्यू इट वेरी वेल। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये भिवांडी और कल्याण में भी तो उन्होंने जो इन लोगों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, वो भिवांडी कल्याण में भी उन्होंने वापस रीस्टैब्लिश किया। एक्चुअली ये आप जो बोल रहे हो इसके देखो कुछ जगह में क्या होता है ना, शिवाजी महाराज के इसमें जैसे एक लेटर मिलता है, फेमस है, मतलब मैं हिस्ट्री रिसर्च मुगलों का तो क्या है, उन्होंने तो त्र्यंबकेश्वर तक का मंदिर तोड़ा। मैं हिस्ट्री रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे एक लेटर आता है कि जैसे औरंगजेब ने काशी का मंदिर तोड़ा तो शिवाजी महाराज ने उनको लेटर लिखा था कि यदि आप वहां से मस्जिद तोड़ोगे मैं यहां से मंदिर लिखूंगा। दैट लेटर वाज फेक। इवन जो कल्याण भिवंडी वाला इंसिडेंट है, कल्याण भिवंडी के इंसिडेंट के बारे में अफजल खान बोल रहा है। अफजल खान जिस समय वहां से आया तो शिवाजी महाराज ने वहां पे ये कहते हैं कि वहां के मस्जिदों को ग्रैनरी में तब्दील करा था, ऐसा अफजल खान का कहना था। और शिवाजी महाराज ने वहां के जितने मौलवी थे उनकी रसद बंद कर दी थी, नहीं मिलेगी तुमको, नहीं देंगे हम। मस्जिद तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी इसके बारे में मैं आपको कंफर्मेशन कल्याण भिवंडी में नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कंटेम्परेरी, हाँ जहां तोड़ी है वहां पे मैं कह रहा हूं, जहां नहीं है वहां पे मैं एग्जैक्टली नहीं दे सकता। और अफजल खान ऐसा बोल रहा है, लेकिन हमारे पास में उसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि यदि आप परेशान करोगे तो शिवाजी महाराज डायरेक्टली सामने से भी उसी तरह से वार करते थे जिस तरह से आप उनको उत्तर देने की कोशिश कर रहे हो। ही वॉज नॉट एन आइडियल मैन, जिस तरह से आपके संविधान में आप ये कह रहे हो बाबा ये संविधान का वो नेहरू जी नहीं थे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस तरह से संवैधानिक तरीके से उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, संविधान धर्म का था, धर्म के हिसाब से ही वॉज द बेस्ट मैन जो अपने धर्म को निभा के चलेंगे।
नहीं तो ये देखिए पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य उनके बाद भी चला है, चाहे छत्रपति संभाजी हो, छत्रपति राजा राम हो, बाद में हो, चाहे पेशवा हो, सारे के सारे, तो वो चलते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइन पे ही थे। और आपको ध्यान है कि त्र्यंबकेश्वर का मंदिर इन लोगों ने तोड़ा था, तो पेशवाओं ने त्र्यंबकेश्वर में जो भी उन्होंने मस्जिद बनाई थी उसको तोड़ के भव्य मंदिर वापस पुनर्निर्माण कराया ना। यस 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 इंडीड हुआ है। तो वो तो शिवाजी की ही विचारधारा है, छत्रपति महाराज की। क्योंकि लेटर ऑन भी जब शाहू महाराज वापस आए तो उन्हीं का यही कहना था कि भले ही मैं एज अ पर्सन ऑफ मुगल यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन बादशाह वहां पे है, उसका टेंशन मत लो, दिल्ली में दूर बैठा है, हमें शिवाजी महाराज का स्वराज्य रिस्टैब्लिश करना है। यही मंसूबा था सबका। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद का जो इतिहास है मराठों का, वो बड़ा एक जिसे कहे कि साहब के द्वंद्वात्मक एक इतिहास है, वो बड़ा कई अर्थों में बड़ा करुण भी है। लेकिन फिर भी औरंगजेब जो है, औरंगा, वो वहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसका क्या भेद है? देखो, आज भी यदि कोई व्यक्ति प्लेन्स में रह रहा है, जैसे आप राजस्थान से है, मैं विदर्भ के पट्टे से आता हूँ, मैं आज भी अगर कोंकण में जाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको किसी भी जगह को जीतना है तो उसके लिए आपको वहां की ज्योग्राफी समझनी होगी। औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती ये कि उसने उस प्रदेश को काबिज करने की कोशिश करी, उस प्रदेश को लेने की कोशिश करी जिसको कोई इंडियन सबकॉन्टिनेंट का राजा भी जीत नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था। आप देवगिरी में जाके गिराओगे, लेकिन आप कोंकण का प्रदेश कब तक जीतोगे? आप किला जीतोगे, किला जीतने के बाद उस किले को कैसे बचाना है ये भी औरंगजेब को नहीं पता। वो जीत तो रहा था, बचा नहीं पा रहा था। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको सह्याद्री में चढ़ना है तो सह्याद्री में से 3 ही लोग चढ़ सकते हैं, एक तो शेर, हवा और मराठे। तीसरों के बस की बात नहीं थी। पहली गलती औरंगजेब की ये हुई। दूसरी गलती, ये जो मावड़ा लोग जितने भी मावड़ा लोग वहां पे इस्टेब्लिश थे, मावड़ाओं का काम क्या था? मावड़ा यानी कि पुणे से एक नदी निकलती है, वहां पे मावड़ा का खोरा पड़ता है, यानी कि 12 ऐसे मावड़ा के गांव पड़ते हैं। उस गांव में से आने वाले लोगों को मावड़ा बोला जाता है। दीज पीपल यूज्ड टू वर्क फॉर आदिल शाह, used to work for Nizam, then used to work for Mughals, and they are fighters. शेर से लड़ लेंगे, भालू से लड़ लेंगे, चीता मतलब जंगली जानवर से लड़ लेंगे। Now when संभाजी महाराज died, इन लोगों ने उस बात की इतनी चिढ़ खा ली कि यार हमारे छत्रपति को मार दिया, शिवाजी महाराज के बेटे को मार दिया। एंड पॉइंट इज ना कि जैसे सपोज करो आपके एक चींटी को, अगर आपने चींटी को पकड़ा, चींटी मरने से पहले बहुत जम के काट के आपको मरेगी। तो छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद मराठों को ये लगा कि भैया अभी हमारा बचना तो इतना पॉसिबल नहीं है, खत्म ही करते मारेंगे ना इसको। सो उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी कैपेबिलिटीज इतने लेवल पे जाके हंगामा कर सकती है कि उन्होंने औरंगजेब को परेशान करके छोड़ दिया। आउट ऑफ द वे ब्रिलियंट कैपेबिलिटीज। और इसमें सबसे बड़ा रोल को राजाराम महाराज का भी है। राजाराम महाराज ने फ्री हैंड दे दिया। पहले शिवाजी महाराज के समय में जो जीत के आता था उसको सोने का कड़ा या पैसे दिए जाते थे, सिक्के दिए जाते थे। राजाराम महाराज ने डिक्लेयर किया हम तुमको वतनदारी दें। शिवाजी महाराज के समय वतनदारी नहीं दी जाती थी, सेंट्रलाइज पोजीशन पे रहते थे सब। मतलब इंडिपेंडेंस था, अपने अपनी दिमाग लगाने का कि आप सूबेदार है तो आप अपना दिमाग लगाइए युद्ध में, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। राजाराम महाराज ने कहा हमको वतन देंगे। वतन के चक्कर में इन्होंने औरंगजेब के एरिया में घुस के औरंगजेब को इतना परेशान किया कि उसे लगा संभाजी महाराज गए अब मैं जीतूंगा, राजाराम महाराज गए अब मैं जीतूंगा, ताराबाई खड़ी हो गई, तारा रानी गई अब मैं, तब तक वही चलेगा। वैसे संभाजी महाराज के साथ धोखा भी वतन के चक्कर में हुआ था। इसमें सर 2 जगहों के फैक्शंस पड़ते हैं। एक यानी कि जैसे पहला नाम जो आता है, शिरकेश का नाम आता है, कुछ लोगों का कहना है दैट डिडंट, और ये मेरा कहना नहीं है, बाबा साहेब पुरंदर से लेके बड़े बड़े लोगों का कहना है। सेकंड फैक्शन ये पड़ता है कि उनके साथ में धोखा हुआ था, बट हु वाज द कल्प्रिट नो वन नोज। लेकिन ये रियलिटी है कि वतन के चक्करों में ही ये सारी चीजें हुई होंगी।
क्योंकि आप संभाजी महाराज के जाने के बाद में जो सिविल वॉर की सिचुएशन आगे उभर के आई है, संताजी धनाजी ये बड़े सरदार औरंगजेब को एक समय पे धूल चखा रहे दोनों मिलके, बट लेटर ऑन समय में आते आते दोनों के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ रहा है, दोनों के बीच में बीजापुर के पास में एक युद्ध हो रहा है। ये वतन की वजह से ही हुआ है आगे चलते हुए। और शिवाजी महाराज का नियम था कि सेंट्रलाइज पद्धति से चलेंगी, लेटर ऑन वो ढीला 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 होते गया। और शाहू महाराज बाजीराव के आने के बाद में फिर वो पकड़ उस पर कसी गई, तो वतन के चक्कर में हुआ है, यस कह सकते हैं हम लोग। तो वो जो शिर्के हैं वो तो उनके साले साहब थे। हाँ, लेकिन राजाराम महाराज जब जिंजी से वापस आ रहे थे तो ही सेव्ड राजाराम महाराज शिरकेज। इट वाज शिरकेज ओनली जिन्होंने उनको वतन दे दिया था ना तब तक। हो सकता नहीं, लेकिन क्योंकि क्या है, ठोस प्रूफ नहीं मिलते हमें ठोस प्रूफ नहीं मिलते शिरकेज के खिलाफ। देखो, मुगलों के साथ में काम करना और संभाजी महाराज के खिलाफ जाके काम करना, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्शन पड़ता है। संभाजी महाराज वॉज कैप्चर्ड, समवन डेफिनेटली डिड। कई जगहों पे जैसे हम फ्रेंच डायरीज पढ़े या कुछ प्रूफ्स पढ़े तो देयर केम द नेम ऑफ पंत साइड। पंत यानी कि जो ब्राह्मण सरदार से, उनके भी नाम आते हैं, शिरकेश का भी नाम आता है, बाकी लोगों का भी नाम आता है, बट वी आर नॉट कन्फर्म्ड हु वाज इट। सो आई कैन नॉट क्लेम कि यही व्यक्ति है या वो व्यक्ति नहीं है। अच्छा, एक जगह पे नाम कवि कलश का भी आता है। कवि कलश तो साथ में ही थे हमेशा उनके। कैसा है, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, लेकिन कई जगहों पे कवि कलश को तो उनके साथ ही मारा गया। देखो, क्योंकि चाणक्य के समय से ये नीति रही है कि जब आपके हेर का काम है, मतलब डिटेक्टिव का काम खत्म हो जाए तो खत्म कर दो उसको। तो कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है कि कवि कलश वाज इन्वॉल्वड इन दैट एज वेल, क्योंकि कवि कलश के बेटे को बाद में कवि कलश का बेटा उदयपुर आने की कोशिश कर रहा है, तो उदयपुर के राणा ने कवि कलश के बेटे को गद्दार घोषित कर दिया है कि इसने शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का तो धोखा किया, तो ये फैमिली किसी की नहीं हो सकती। लेटर सर। अच्छा, और राजा राम जी के साथ में एक चीज़ और रह गई। वो शिवाजी के जब सेक्युलरिज्म की बात हो रही थी तो शिवाजी ने तो घर वापसी भी कराई ना। हाँ, नेताजी पालकर की और घर वापसी हुई। बजाज राव, हाँ, बहुत बजाजी राव लिम्बालकर। यस, वो हुई है। ये तो हमारी गलती हुई ना। आपके सामने अगर कोई, सपोज करो कोई पुर्तगालीज कन्वर्ट कैसे कर देते, सपोज ये पानी है, पानी में ब्लड ऑफ काऊ डाल दिया, आपने पी लिया और आपको बताया तूने तो पी लिया, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, और हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते थे कि हो गया। ऐसे कैसे हो गया? प्रायश्चित का प्रावधान है हमारे यहाँ। कभी नहीं रहा हमारे यहाँ पे। एक बार चले गए तो वापस लेने के लिए लाने नहीं देते थे। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतियां हुई ना। हमने कभी ये जो रिजिडिटी है ये तो 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद आई, उसके पहले तो कभी थी नहीं। और शिवाजी महाराज ने तो बिल्कुल ओपनली सबको एक्सेप्ट किया है। एग्जैक्टली। और खासतौर से ये जो आपके ये नेताजी पालकर और निम्बालकर, इनका जो है ये तो इसके पहले उदाहरण है, ये सबके लिए उदाहरण होना चाहिए। साउथ के जो वोडियार्स की जो डायनेस्टी फॉर्म हुई थी, हरिहर बुक्का, इवन उनको भी रीएक्सेप्ट करा गया था ना। हाँ, वो तो उनके भी एक्सेप्ट, तुगलक ने जब उनको कन्वर्ट करवाया था। वो तो जो शंकराचार्य थे आपके, उन्होंने किया था। यस इंडीड, स्वयं शंकराचार्य जी ने किया था। तो ये जो राजा राम जी के बाद और ताराबाई शाह के बाद जो ये औरंगजेब कहना तो थोड़ा मुझे उचित नहीं लगता, तो औरंगजेब को जो तिगनी का नाच नचाया गया उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या। क्योंकि एक बात ये भी लोग कहते हैं कि साहब कि ये जो मराठे जो थे, ये जो किले जो थे, उसमें ये इनकी एक नीति थी कि पहले तो उसको ट्रैप करते थे कि वो आके सीज डाले, और ऐसे टाइम पे करते थे जब आपके वो मराठों ने सावन के आसपास। हाँ। फिर उसके बाद फिर कोई जाके उससे पैसे लेके और दरवाजा खोल देता था, और जब अंदर आते थे तब सब गायब हो चुके होते थे। अब ये और वो पैसे जो है वो
लेकिन निकल गए। हाँ, हाँ, वो अपने काम अपने देश के काम में लाते थे। इस और ऐसे करते 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 फिर जब मूड होता तो जाके वापस कब्जा कर लेते थे। तो इसकी एक बहुत फेमस कहानी है पीराजी नाइक वाली। औरंगजेब जब अपने आखिरी युद्ध में गया, आखिरी युद्ध के समय पे, तो वो जो किले के पास में गया, उस किले का सरदार था पीराजी नाइक, किलेदार मेन था वहां का। मुगल ने जाके आक्रमण कर दिया। पीराजी नाइक भी आक्रमण करे जा रहा, मारो, मारना है कि तुमको मार दो। पीराजी नाइक ने अपने भाई को भेजा, बोले तुम जाओ इसके साथ में समझौता करके आओ, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमने आपको मारा, इसको किले पे लेके आना है अपने को और हम तुमको किला दे देंगे। ये गया पीराजी नाइक का भाई कि भाई मैंने गलती कर दी, मैं आपको किला ला के देता हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है बोले, 2 दिन तक युद्ध बंद, 2 दिनों तक कोई युद्ध नहीं हो रहा। 2 दिनों के बाद लेके आना है तो मुगलों का एक सरदार ऊपर गया, बोले पीराजी नाइक कहाँ पे? पीराजी नाइक तो गायब, बोले कब का? पीराजी नाइक तब तक गायब हो चुके थे। फिर इनके भाई पीराजी नाइक के भाई बोले ये तो गलत हुआ, मैं जाता हूँ बोले किले पे और किले से आपको चाबी देता हूँ। पीराजी नाइक के भाई किले पे गए और फिर से किला लड़ना चालू। और जिस समय पे पीराजी नाइक ने फिर से किला लड़ाना चालू किया, किला लड़ाने के बाद चालू करने के बाद में पीराजी नाइक ने पीराजी नाइक के जो भाई है, किला लड़ाना चालू किया, 3-4 दिन चालू किया और फिर खुद ही किला छोड़ के चले गए। इनका मेन उद्देश्य ये था कि औरंगजेब भले ही किले जीत ले, वो अपने पास में रख नहीं पाएगा। और किला कौन से समय में देना है? मई के महीने में देना है। क्यों मई के महीने देना है? क्योंकि जून चालू हो जाएगा, जून में बारिश चालू हो जाएंगी, जून के महीने में ये लोग किला नहीं रख पाएंगे अपने पास में। तो हम क्या करेंगे, जितना इनका नुकसान कर सकते हैं उतना हम इनका नुकसान करेंगे। हम भले ही औरंगजेब को गाली दे, लेकिन औरंगजेब का एक शेयर विल पावर आपको मानना पड़ेगा कि एट द एज ऑफ 78, 79, 80 जब उसको ये पता चल रहा है कि कोई सरदार मेरा किला नहीं जीत पा रहा है, तो वो खुद निकला है किले लेने के लिए। भले ही वो युद्ध में नहीं जाए, लेकिन उसका प्रेजेंस तो मैटर कर रहा है ना। तो वो वहां पे खड़ा है कि मैं जीतूंगा। लेकिन ये उसका अंधापना ही कहो कि इतने उम्र में आने के बाद उसको ये नहीं समझा कि मैं यदि अभी आगरा चले जाऊंगा, उसको बहुत लोगों ने कहा संभाजी महाराज इज डेथ, यू शुड गो बैक टू आगरा, या फिर संभाजी महाराज को पकड़ो और आगरा लेके जाओ, यहां पे रहोगे बर्बाद हो जाओगे। और वही हुआ। उसने अपने लालच में, अंधेपने में पूरा खत्म कर दिया मुगल साम्राज्य, क्योंकि उसका मरना मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल है, औरंगजेब का। बस मैं तो ये कहूंगा कि उसका दक्कन जाना ही मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। हाँ, लेकिन उसकी पॉलिसीज भी वैसी है ना। आपने जिस तरह से पॉलिसीज बनाई, अब जैसे आप अगर अकबर को देख रहे हो, अकबर वो स्ट्रेटेजिस्ट, अकबर स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा है। अकबर को पता है, हाँ ठीक है, बंद जजिया बंद, ठीक है, प्यार से रहेंगे सब लोग। अकबर को पता है मैं अगर राजपूतों के खिलाफ गया तो राजपूत मुझे कभी भी मारेंगे, क्योंकि अकबर ने शेरशाह सूरी का शासन देखा है। तो अकबर को ये पता है कि अफगानी मुझे मार सकते हैं, तो मुझे राजपूतों के साथ में संधि बना के रखना होगा। ही प्लेड वेरी बाय ब्रेन। अकबर गया, अकबर के बाद दूसरा आया, उसके बाद जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने वो सारी नीतियां बदल दी। तो सभी को यह पता था कि जिस दिन औरंगजेब जाएगा, इसके खिलाफ युद्ध 200% होने वाला है। और वो 200% युद्ध हुआ भी। उसके जाने के बाद सब उसी पे पलट गए, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। आखिरी में जुल्फिकार खान या असद खान, इनको भी पता था औरंगजेब आज जाएगा, वो टाइम पास कर रहे थे। इधर जाओ, हाँ लड़ाने जा रहे, बैठ रहे, अंदर से मराठों को पत्र लिख रहे, कोई टेंशन नहीं, आप उधर रहो हम इधर रहेंगे। इस टाइम पास के बीच में औरंगजेब जा रहा है, और उसके बीच में वो गलती ये भी कर रहा है कि वो अपनी सत्ता भी नहीं छोड़ने को देख रहा है, क्योंकि उसको डर था कि जिस तरह से मैंने मेरे बाप को मारा, मेरे बेटे मुझे मार देंगे। तो अपने बेटे को भी बाप पास में नहीं रहने देता था, किसी को सत्ता भी नहीं देता था, किसी के पास कुछ भी नहीं करता था। वो अपने अंधेपने में और अपने लालच में खत्म हुआ। हर हिस्टोरियन का यही कहना है कि औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को लेके इतना अंधा हो चुका था कि उसके अंधेपन ने उसको खत्म कर दिया, और उसी के नीतियों ने उसको खत्म कर दिया। औरंगजेब जिस दिन गद्दी पे बैठा और जिस दिन से उसने अपने रूल के नियम बनाए, उसी दिन औरंगजेब खत्म हो गया था। हाँ बिल्कुल। हालांकि जब तक शिवाजी महाराज थे तब तक तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी दक्कन जाने की, जबकि वो दक्कन का सूबेदार रह चुका था। दक्कन के सूबेदार था तब भी उसको अफजल खान ने कैद किया था ना। ये कहानी है ना कि जब कल्याण में था
तो कल्याण का युद्ध हुआ है आदिल शाह का और आदिल शाह के सल्तनत का और मुगलों का। तो दक्कन में था तो अफजल खान ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसने लेटर लिखा, अफजल खान से एक सीनियर था, उसको लेटर लिखा कि मैं राजपुत्र हूँ, मुगल राजपुत्र हूँ, यदि मुझे हाथ लगाया तो पूरे मुगल आके तुम्हें मारेंगे। उसको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद अच्छा वो दक्कन में भी इसीलिए था क्योंकि उसके बाप को भी ये बात पता थी, शाहजहां को, कि ये अगर नॉर्थ में आया तो ये मुझे मार डालेगा। कोई मुगल अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता था, कोई मुगल नहीं करता था, सबको पता था ये मुझे मारेगा या अपने भाई को मारेगा या इसको मारेगा। तो कल्याण में जब वो सूबेदार भी रहा तो सूबेदार रहने के बाद भी उसको एक तो अफजल खान, एक तो सबसे बड़ी दिलचस्प घटना क्या हुई कि अफजल खान ने जिसने औरंगजेब को कैद किया उसको शिवाजी महाराज ने मारा। तो गलती से कहीं मैं दक्कन में चले गया, मेरे सरदारों को शिवाजी इतने पटक पटक के मार रहा है, शिवाजी महाराज इतने धूल चटा रहे हैं, तो यार मेरे को किसी दिन मार दिया तो क्या होगा। यहां पर इसका लेटर भी है। शिवाजी महाराज का जिस समय पे राज्याभिषेक हुआ तो हमारे पे पेड़गांव है, वहां पे एक जन था, उसको भेजा, वहां के सूबेदार को भेजा कि जाओ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, वो जाके रोको। शिवाजी महाराज ने उस युद्ध में सिर्फ टाइम पास किया है और पूरा लूट के वापस आया है। तो उसको जब लेटर भेजा, बोले कैसे कर रहे हो, बोले तुम, मैं इतनी सेना देता हूँ, मैं इतना सामान बेचता हूँ, इतना खजीना बेचता हूँ, उसके बावजूद शिवाजी तुम्हें लूट के जाता है। बोले महाराज, बोले आलमगीर ऐसा है, शिवाजी आगरा भी तो आए थे, बोले आपको कैसे मूर्ख बनाया, बोले वैसे हमको मूर्ख बनाता है। तो उसको जिंदगी भर ये डर रहा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। यहां तक कि जो ईरान का बादशाह था उस समय का, दुरानी जो बैठते थे वहां पे, उसने, औरंगजेब ने उसको लेटर लिखा था कि मैं भारत का आलमगीर औरंगजेब बोल रहा हूं, ऐसा लेटर लिखा। उसने लेटर में उसको वापस भेजा, तू कहाँ का आलमगीर है, आलमगीर यानी कि जग विजेता, तू कहाँ का आलमगीर है, तू सिर्फ पितागीर है, पितागीर यानी कि तू जग नहीं जीत सकता, तू सिर्फ अपने बाप को कैद कर सकता है। इतने छोटे साम्राज्य का एक राजा आगरा में आया, तेरे को मूर्ख बना के चले गया, अपनी पूरी न्यू एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, अफजल खान को मार दिया, तो उसको तो हरा नहीं पाया, तू कहाँ का आलमगीर। तो उसकी औकात उसे उसी समय समझ चुकी थी, इसीलिए उसने कभी दक्कन में पैर रखने की गुस्ताखी नहीं करी, तब कोशिश भी। और जैसे ही शिवाजी महाराज का देहावसान होता है वैसे ही उसने कहा चलो हाँ अब तो चलेंगे, क्योंकि उस राजपूतों को छोड़ो, राजनीति से समझौता करो और रिश्ते चलो। नहीं, पहले यहाँ राजपूतों से लड़ो। हाँ हाँ। तो ये जो राजा राम जी के समय पे जो संताजी घोरपड़े और धनाजी ने जो औरंगजेब की छावनियों पे जो आक्रमण किए थे, वो भी गाथा बड़ी रोचक है। हाँ, अब इसमें क्या था, संताजी घोरपड़े ये शिवाजी महाराज के अंडर ट्रेन हुए थे, और धनाजी जाधव जो है वो जीजाबाई के साइड से आते, क्योंकि जीजाबाई का जो ओरिजिनल सरनेम वो जाधव है, उनके मायके का सरनेम। तो धनाजी एंड संताजी वर फियर्स वॉरियर्स। होता ऐसा था कि संताजी और धनाजी के घोड़े जा रहे हैं, ये बात भी किसी को पता चली, वो पूरे कांप जाते थे। इसमें दो तीन चीजें ऐसी भी हुई कि जो मराठा सरदार, पहले कुछ मराठा सरदार जो मुगलों के लिए लड़ रहे थे, उन्हें जैसे ये बात पता चली कि संताजी सेनापति बने हैं, वो मुगलों को छोड़ के मराठाओं के पास में आ गए। इतनी दहशत थी संताजी की। संताजी के जैसे राजाराम महाराज जिंजी जा रहे थे तो बीच में उन पे आक्रमण हुआ, और वो पन्हाड़ा पे भी थे, कुछ समय पे प्रतापगढ़ पे भी थे। तो राजाराम महाराज को परेशानी हो रही है और रायगढ़ वहां पे जुल्फिकार खान ने जीत लिया, तो अब हम क्या करेंगे। औरंगजेब के तंबू के ऊपर एक गुंबद लगा रहता था सोने का। संताजी विद्युत गति से घुसा, गुंबद उठा के लेके आ गए। ऐसे कई बार संताजी ने छापे मारने के काम करते थे, क्योंकि हमारे पास में फोर्सेस नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली जाके इतना बड़ा आक्रमण करें। जुल्फिकार खान ने जिस समय राजाराम महाराज को जिंजी में घेरा, संताजी धनाजी का यही काम था कि बाहर से आओ, भड़ाभड़ छापे मारो भाग जाओ, छापे मारो भाग जाओ। और उसी के बीच में जुल्फिकार खान फंस गया, इसीलिए उसको 7 साल लगे जिंजी जीतने में, वो जीत नहीं पाए। राजाराम महाराज से निकल गए राजाराम महाराज, उसके बाद उसने जिंजी जीता है।
यहाँ तक कि उसने डील करी है राजाराम महाराज के साथ में, कोई टेंशन नहीं है, आप अंदर रहो, हम बाहर है, आपको बाहर जाना है क्या, हाँ बाहर चले जाओ। वहां से छोड़ के बंदीवास चले जा चुका है वो, क्योंकि संताजी धनाजी का खौफ इतना था। संताजी जिस हिसाब से अटैक करते थे, जिस हिसाब से रणनीति रखते थे, कि जैसे एक सरदार आया, आंदो बोले उसको, टेंशन नहीं, आंदो आंदो उसको, आंदो अंदर आंदो। वो जब पहाड़ से नीचे उतर रहा है, आधी सेना पहाड़ के ऊपर है, आधी सेना पहाड़ के नीचे, वो पहाड़ के बीच में फंस गया। उसको बचाने के लिए दूसरा आ रहा है, हाँ पहाड़ से साइड में हट जाओ, वो नीचे उसको बचा रहे, हाँ पहाड़ से कवर कर लो। सो मराठाओं की टेक्निक ही यही थी कि खून की बूंद कम से कम गिरे और ज्यादा से ज्यादा शत्रुओं का नुकसान। ये संताजी और धनाजी की टेक्निक थी। दो भाई दोनों तबाही, इस तरह से औरंगजेब को परेशान करके रखा था। लेकिन लेटर ऑन जो संताजी के और धनाजी के बीच में हुआ, दैट वाज वेरी ब्लैक चैप्टर ऑफ मराठा हिस्ट्री। हाँ, वो तो काफी सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन हो चुकी थी। ताराबाई शाह के टाइम पे आते हैं, क्योंकि जो औरंगजेब के लिए जो सबसे ज़्यादा बदनामी की बात वो है कि वो एक महिला से हार के मरा है। और एक तरह से अपने अंतिम समय में जब वो ज्वर में था, तो उसने अपने पुत्र को एक पत्र भी लिखा था, और उसमें उसकी पीड़ा दिखाई पड़ती है पूरी तरह से। तो ताराबाई शाह ने इन सबको कैसे संभाला? आपके एक तरफ संताजी हैं, एक तरफ धनाजी हैं, और सरदार हैं, उनको सबको जो है वो संभाल के और औरंगजेब को छकाने का काम जो किया। अब इसके बाद में क्या हुआ, संताजी की मृत्यु के बाद संताजी की डेथ हो गई। अब सेनापति पद आता है धनाजी महाराज, धनाजी जाधव के पास में। संताजी की डेथ कब हुई? संताजी की डेथ राजाराम महाराज के डेथ के पहले 2 साल पहले की, 2 या 1 साल पहले की है। वो उनका खून हुआ था, नागोजी माने जो पहले मुगलों की तरफ से थे, वो राजाराम महाराज के पास में आए, और जब संताजी अकेले पड़ गए, क्योंकि राजाराम महाराज के साथ में क्लैश हो गए थे संताजी के, तो वो छोड़ के निकल गए। तो राजाराम महाराज ने उनको सेनापति पद से निकाला। ये मराठाओं की कुछ गलतियां है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो हुआ ये हिस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो छोड़ के निकल गए। उसी के बीच में नागोजी माने ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग फॉर संताजी मुगल। नाउ नागोजी माने की जो वाइफ थी, शी वॉज फ्रॉम निम्बाड़कर फैमिली। शी वॉज फ्रॉम निम्बाड़कर फैमिली। निम्बाड़कर। और निम्बाड़कर जो फैमिली में थी, उनके जो भाई थे, जब संताजी धनाजी का युद्ध छिड़ा था, उसमें उनके भाई की डेथ हुई थी। सो शी सेड कि मेरे भाई के मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। सो व्हेन संताजी वाज बाथिंग, एक जगह पे जब वो नहा रहे थे इनसाइड द जंगल, उन्हें लगा कि आसपास में कोई नहीं है, इसी का फायदा उठा के उन्हें मारा गया। सो संताजी की डेथ इज वन ऑफ द ब्लैक स्पॉट ऑन द महाराष्ट्र's हिस्ट्री। लेटर ऑन, आफ्टर द डेथ ऑफ संताजी, धनाजी जाधव केम इनटू द धनाजी जाधव इस्टेब्लिश हुए। अब यहां पे जब हम तारा रानी का कैरेक्टर देखते हैं, तो तारा रानी के कैरेक्टर में एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नाम आता है राजाराम महाराज के समय से, वो आता है रामचंद्र पंत अमात्य का। ही वॉज द इकोनॉमिक मिनिस्टर। राजाराम महाराज इस समय जिंजी में गए तो महाराष्ट्र में रामचंद्र पंत अमात्य थे। तारा रानी एक किले पे रह के उन्होंने काम नहीं किया। फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर फोर्ट, अनदर फोर्ट टू अनदर फोर्ट, अनदर फोर्ट टू अनदर फोर्ट। और जो नीतियां राजाराम महाराज ने स्टार्ट करी है, शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके साम्राज्य का नाम मुगल शासन नहीं है, आपके शासन का नाम स्वराज्य है। आपके शासन का नाम मराठा शासन भी नहीं है, स्वराज्य है, यानी कि स्वराज्य, स्वयं का राज्य। यहाँ पे हर व्यक्ति खुद के लिए लड़ना चाहिए। वही काम राजाराम महाराज ने किया कि हम आपको वतन देंगे। सेम काम तारा रानी ने किया। राजाराम महाराज गए ना, कोई बात नहीं, ठीक है, लड़ो, मैं हूं ना आपके साथ, लड़ो। एंड जस्ट बिकॉज एक सेंट्रल पावर अभी भी कह रहा है कि नहीं, राजाराम महाराज के बेटे को हम लोग गद्दी बैठाएंगे, शिवाजी सेकंड गद्दी बैठाएंगे, लड़ो। एंड रामचंद्र पंत वॉज देयर, परशुराम पंत वॉज देयर, खंडो बल्लाळ वॉज देयर, ऐसे कई नाम आते हैं। मिनिस्टर्स वर देयर।
इवन व्हेन यू गो बैक टू राजाराम महाराज टाइम, जितनी रणनीति छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के समय की है, वो रणनीति राजाराम महाराज के पास में आपको नहीं दिख रही। लेकिन राजाराम महाराज ने अपने मंत्री संतरियों के साथ में रह के उनको उतना फ्री हैंड दिया है। सेम फ्री हैंड तारा रानी ने भी एक समय पे दिया है। लेटर ऑन तारा रानी के सिविल वॉर जो शाहू महाराज के साथ में चला, उसमें वो सब नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन उस समय में उन्होंने जो फ्री हैंड दिया मराठों को, मारो, टेंशन मत लो, मारो, वो फ्री हैंड में मराठों ने अपने कैपेबिलिटीज के बाहर जाके औरंगजेब पे आक्रमण करे, सारे के सारे। सिर्फ आपका राजा गया है, आपके सूत्र नहीं गए। राम राज्य में राम से बड़े, राम राज्य के राम का नाम है। हम कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है। उसी तरह से स्वराज्य में राजा से बड़ा स्वराज्य है। तो वो जो लोग लड़ रहे हैं, वो छत्रपति के शासन को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, वो हिंदू संस्कृति स्वराज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देशभक्ति, ये जो प्रेम उनका है, वो उनमें जीवित है। हाँ, ये मानेंगे हम कि कुछ लोगों में वतन की लालच आई थी, लेकिन जिन लोगों में नहीं आई, वो आखिरी तक लड़े औरंगजेब के साथ। इसीलिए वो क्या करते थे, नेमाजी शिंदे, खंडो बल्लाळ, ऐसे कई नाम आते हैं। महाराजी विश्वनाथ भी उसी समय इस्टेब्लिश होते हैं, राजाराम महाराज के समय पे। कान्होजी आंग्रे, ये सारे इस्टेब्लिश होते हैं। और वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, काम तो हमें ही करना था ना, हम यही समझे कि सूत्र जिंदा है, ये छत्रपति का सूत्र यदि जिंदा है तो हम लड़ेंगे। उसी सूत्रों पे युद्ध हुआ है आगे जाके। फिर तारा रानी हो, शाहू महाराज हो, या शाहू महाराज के रहते हो पेशवा हो, एपिटोम छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके हम लड़ेंगे। वो मेन मोटिवेशन था। तो आज भी दिखता है हमको कि आज भी महाराष्ट्र में एग्जैक्ट नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही होता है। यस 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 इंडीड। कई लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके जो है वो अपनी पूरी पॉलिटिक्स चमका गए। लेकिन जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों के प्रति एक तरह से दगा करते हैं, तो जनता उनको फिर पुरस्कार भी देती है। हाँ, जनता है, जनार्दन है, वो डिसाइड करेंगी। और शिवाजी महाराज की इसमें भी वही तो मेन था ना कि स्वराज्य किसका है, किसी राजा का नहीं है, स्वराज्य तुम्हारा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर के आंगन की तुलसी सुरक्षित रहे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंदिरों के ऊपर के गुंबद सुरक्षित रहे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर की बेटियां सुरक्षित रहे, तो लड़ना। कोई शिवाजी राजा कह रहा है इसलिए मत लड़ना। स्वराज्य का नाम लेने के बाद तुम्हें लगना चाहिए कि ये स्वयं का राज्य है, इसीलिए लड़ो। अच्छा, इधर फिर ये औरंगजेब ने फिर क्या क्या उस समय जो है उसको तो बड़ा, राजा राम जी के अवसान के बाद तो उसको तो बड़ा वो लग गया कि बस अब तो जीत मेरे हाथ में है। उसके बाद में क्या हुआ, एक तो वो मरने के कगार पे था, ये बात सबको पता चल चुकी थी, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो मरा तो वो 90 साल का हो गया। हाँ हाँ, वो कभी ना कभी टपकेगा, ये बात सबको पता थी। आज मरेगा नहीं तो कल मरेगा, कभी ना कभी तो ये मरने वाला है। इसमें हरकत ये हुई कि उसके जो सरदार थे, जैसे जुल्फिकार खान है, असद खान है, या दाऊद खान पन्नी है, इन सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि भाई जिस तरह से मराठे हमको मार रहे हैं, अगर औरंगजेब गया, हमें तो सत्ता इन्हीं के साथ इस्टेब्लिश करनी है। तो वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे जितने अंदर से उसको सपोर्ट चाहिए था। एक वो फैक्शन था। दूसरा फैक्शन ये था, मराठे तो उसको परेशान कर ही रहे थे। और तीसरी चीज ये थी कि ये बात औरंगजेब को भी पता चल चुकी थी कि मेरे जाने के बाद में उसका सबसे प्यारा बेटा था कामबख्श। तो उसने सिर्फ एक आखिरी में करके गया कि भैया बीजापुर की सल्तनत इसके नाम पे कर देना, क्योंकि जो सबसे बड़ा बेटा था शाह आलम को एक बार उसने कैद भी करवाया था। और उसका एक और बेटा था जिसका नाम था अपना अकबर, जो संभाजी महाराज के पास में आया था। अकबर ने तो उसको वैसे ही छोड़ के चले गए थे। अच्छा, अकबर का एक नकली बेटा भी था जिसका फायदा शाहू महाराज ने बाद में उठाया था। तो ये सारी चीजें उसको पता रहने के बाद वो कोशिश कर रहा है, पीछे आ रहा है, कोशिश कर रहा है, पीछे आ रहा है। तो आखिरी समय में जब उससे ये कहा गया कि ठीक है आप मरने वाले हो, बहुत बीमार था वो तब, आप मरने वाले हो तो एक काम करो, आप किसी को राजा घोषित कर दो। तो उसने आखिरी में ये कहा कि मैं क्या डिसाइड करूं, जो डिसाइड करेंगे वो तो अल्लाह की मर्जी होगी,
जैसे होगा राज्य अपने हिसाब से बनेगा और राज्य अपने हिसाब से चलेगा। ये उसके वाक्य है और वो अपने एक भी बेटे को अपने पास में नहीं आने देगा। शाह आलम आया, हाँ तू अफगानिस्तान चले जा। कामबख्श आया, तू कर्नाटका चला जा। आजम आया, तू गुजरात चले जा। क्योंकि उसको इस बात का डर था कि जिस तरह से मैंने शाहजहां को तड़पा के मारा, मेरे बेटे मेरे को कभी भी तड़पा के मार सकते हैं। वो भरोसा किसी पे भी नहीं करता था, किसी पे भरोसा नहीं करता था। तुम्हारा नहीं नहीं तू नहीं नहीं, डर है, डर डर। और वो आखिरी में ये लिख के जाता है कि चलो ठीक है, उसने अपने मन की संतुष्टि के लिए ये कहा, आखिरी वर्ड है उसके कि चलो कोई ये तो नहीं कहेगा कि औरंगजेब ने काफिरों को और इस्लाम के विरोधियों को मारने के लिए कोई कसूर छोड़ा है। मैंने जिंदगी भर उनके खिलाफ जिहाद करने की कोशिश करी। ये उसके आखिरी वर्ड्स है। उसको भी पता था कि मैं दक्षिण कभी जीत नहीं पाया। जो दक्खन को वो निगलने आया था, उसी दक्खन ने उसको निगल लिया। हाँ, उसने जो शिया सल्तनतें थी उनको तो निगल लिया उसने। हाँ, और उसमें वो निगलते वक्त भी उसके कारण उसने ये दिए थे। अब संभाजी महाराज का क्या हुआ, उस समय पे जब वो नीचे आया तो संभाजी महाराज ने कुतुब शाह के साथ में संबंध अच्छे थे। क्योंकि कुतुब शाह भाग्यनगर का जो कुतुब शाह था, उसके यहाँ पे काम करने वाले जितने भी मेन मंत्री संतरी थे सारे हिंदू थे। तो शिवाजी महाराज हैड अ गुड रिलेशनशिप विद कुतुब शाह। डिस्पाइट दैट शिवाजी महाराज का ऐसा था कि तू रूल करेगा लेकिन चौथ हमें देंगे, आपको चौथ देना पड़ेगा। सो कुतुब शाह के साथ में अच्छी रिलेशनशिप थे, ये बात संभाजी महाराज को भी पता थी। सो व्हेन ही केम टू साउथ, संभाजी महाराज ने सबको लेटर लिखे। दे रोट अ लेटर टू कुतुब शाह, ही रोट अ लेटर टू विजापुर, सबको लेटर लिखे और ये कहा कि देखो मुगल अगर ये आए, नाउ यू आदिल शाह शिया फैक्टर था, बोले आपको मार देगा बोले ये, तो यू हैव टू वर्क विद मी। सबने संधान बनाया। लेकिन जिस समय पे कुतुब शाही उसने खाई, मतलब जिस समय पे उसने कुतुब शाह को मारा, तो कुतुब शाह के लेटर में वो यही लिख रहा है कि वी आर नॉट अटैकिंग ऑन यू बिकॉज यू आर अ सल्तनत, वी आर अटैकिंग ऑन यू बिकॉज तुमने काफिर संभाजी को मदद करी। इसके डायरेक्ट लेटर्स थे। उसने आदिल शाह को कन्वर्ट करवाया फ्रॉम शिया टू सुन्नी। अच्छा, ये हुआ है ही कन्वर्टेड हिम फ्रॉम शिया टू सुन्नी। और निजाम शाह को? निजाम शाह नहीं था ना उस समय पे, उस समय निजाम नहीं था। अहमदनगर का तो जब वो सूबेदार था, वो बहुत पहले जा चुका, जब वो सूबेदार था तभी उसने 30-35 में खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। उसका 25-30 में उसी समय पे खत्म हो चुका है। शाहजी राजा ने उसको रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, क्योंकि हमारी ये मान्यता थी ना कि हम तो सिर्फ गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। इस मान्यता को तोड़ने के लिए चलो ठीक है, निजाम शाही को मैं पपेट बनाऊंगा। ही ट्राइड बट ही फेल्ड मिजरेबली, ही फेल्ड। लेकिन आदिल शाह खत्म हो गया, कुतुब शाह खत्म हो गया। अच्छा, नागपुर का गोंड राजा था, नागपुर का गोंड इज आदिवासी कम्युनिटी। उसने जब ये गोंड सल्तनत पे आक्रमण हुआ तो गोंड राजा के फैमिली के एक साइड ने पूरा मुसलमान धर्म स्वीकार करा, उसने उसे भी कन्वर्ट करा, एंड वन साइड इज टोटली हिंदू स्टिल मतलब अभी भी है वो। तो एक साइड पूरी बख्त बुलंदशाह नाम कन्वर्ट करवा के उसने उसको कन्वर्ट करवाया पूरा का पूरा। सो ही वाज नॉट कि जैसे ये इवन अभी मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे औरंगजेब के बारे में भी एक अफवाह जो उड़ती है कि औरंगजेब ने तो मंदिरों को भी दान दिया था। ये सुना है आपने? राम पुनिया जी का सुना था? राम पुनियानी तो हाँ, मैं इसका भी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये कब से शुरू हुआ? जब आपने शुरू में तो किया था उसने, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए था। नहीं, मैं ये बताता हूँ। इवन ये पीएल गुप्ता की भी किताब है, गुप्ता पीएल गुप्ता, ये कोई तो भी गुप्ता है, उनकी भी किताब है। इसमें क्या हुआ कि जब सबसे पहले कांग्रेस हिस्ट्री जो ये मंच नहीं है, इंडियन कांग्रेस हिस्ट्री कांग्रेस, मतलब जैसे यूनियन जो इंडियन ये आपके इरफान अभी, हाँ ये सारे लोग, हाँ एग्जैक्टली। उसके किसी मैगजीन में ये बात छपी कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा। तो जिस समय वो काशी विश्वनाथ गया तो हाँ कि वहां के पंडा लोगों ने वहां के राजपूत की एक रानी को किडनैप करके रखा, तो उसके आदेश में उसने तोड़ा, ये किया। या फिर उसको जब ये बाद में बात पता चली कि उसने पत्रक दिए, ये सारी जो बातें उठी, ये पॉलिटिशियन ने लिखी,
ये उन लोगों ने लिखी सारी की सारी। उनको बाद में फॉर पीस एंड सेकुलरिज्म अवार्ड भी मिले हैं सभी लोगों को। तो इसके ऊपर जब रिसेंटली रिसर्च चालू हुई कि बात आपने कहाँ से उठाई, बोले मैं जब इस गांव में गया तो वहां के काजी ने मुझे लेटर दिए। जब रिसर्च हुई उस गांव में जाया गया, ना कोई काजी था ना कोई लेटर था, ऐसे फारसी में लिख के कोई फरमान दे दे उसको फरमान नहीं कहा जाता। मैं बताता हूँ आपको इसका, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी देखा था। ये मेहंदले साहब है ना, तो गजानन हाँ भास्कर मेहंदले जी, मेहंदले साहब ने एक वो पूरा आर्टिकल लिखा था, मराठी में है वो, मैं भेज दूंगा आपको। तो वो उनकी चर्चा हुई एनजी गोरे साहब से। हाँ एनजी गोरे साहब तो पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और तो एनजी गोरे साहब ने उनको बताया कि ये काम पट्टाभी सीतारामैया ने, मैं नाम नहीं ले रहा था, ये सीताराम पटेल साहब नहीं कर रहा है। पट्टाभी सीतारामैया ने जाके वहां पे बोला कि साहब के मुझको एक लखनऊ के मौलाना ने ये बात बताई है। हाँ हाँ तो वही वो कहा कि लखनऊ के मौलाना ने कहा है ये सब बारी सारी बात बताई है, और उसने कहा कि मेरे पास इसका एक वो है प्रमाण, और वो मैं प्रमाण आपको दूंगा। वो प्रमाण लोग पूछते हैं पट्टाभी सीतारामैया के पास वो प्रमाण कभी नहीं आया। एग्जैक्टली। लेकिन एनजी गोरे से पट्टाभी सीतारामैया ने ये स्वीकार किया कि ये काम उसने गांधी जी के कहने से हिंदू मुस्लिम सद्भाव बनाने के लिए किया था। हो सकता है क्योंकि सीताराम पट्टाभी और एनजी गोरे ने ये बात मेहंदले साहब को बताई, और मेहंदले साहब की बात पे कोई अविश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मतलब जब ये बात, मैं नाम नहीं ले रहा था सीताराम पट्टाभी का, क्योंकि मैं इसलिए भी नहीं ले रहा के लीजिए, तो गांधी जी का दत्तक पुत्र था, उसको ही तो लड़ाया था गांधी जी ने मैं क्यों सुभाष बोस के सामने। मैं क्यों नहीं ले रहा था सीताराम पट्टाभी का नाम, बिकॉज वो जो आर्टिकल है ये गजानन भास्कर मेहंदले जी का आर्टिकल मैंने पढ़ा है, लेकिन सीताराम पट्टाभी का वो कंटेम्प्रेरी आर्टिकल मैंने नहीं पढ़ा है। तो जब तक मैं नहीं पढ़ता मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये गारंटी है कि मेहंदले जी ने ये कहा था कि ये सीताराम पट्टाभी का ही काम था। और ये बात मुझे क्या कंफर्म थी कि वो कांग्रेस हिस्ट्री से ये बात चालू हुई है, इसके पहले ये बात कहीं पे भी नहीं थी। ये कहीं पे फैक्शन में ही नहीं थी कि बाबा इसने लेटर दिया, उसने लेटर दिया, इसका लेटर है, उसका लेटर है, ऐसे किसी के 4 फर्म। ये काम तो देखिए, ये व्हाइट वॉशिंग का काम तो अब ये व्हाइट वॉशिंग का काम है। एग्जैक्टली। अलीगढ़ स्कूल जो इरफान हबीब का पिता था, मोहम्मद हबीब, उसने काम चालू किया था ये सारा जो व्हाइट वॉशिंग किया। तो व्हाइट वॉशिंग क्या है, उसमें जब आपके ये जो दिल्ली सल्तनत की किताब लिखी गई है, ये जिसका है ना, ये आपके किसने ये जो ट्रांसलेशन किया था, ये जो पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन किया था, इंडियन हिस्ट्री एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, तो उसमें जो है वो इनकी पूरी कलई खुल गई थी। ये पूरी तरह से ये बदनाम हो चुके थे वो। फिर गांधी जी ने कहा कि भाई इनका जो है वो कैसे रिस्टोर किया जाए। तो फिर मोहम्मद हबीब और एक वो इलाहाबाद का था वो रशब्रुक विलियम्स, इन दोनों ने मिल के ये काम चालू किया। वो इलाहाबाद में सिविल सर्वेंट था, वो वहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का उसको बना दिया हेड, और इधर मोहम्मद हबीब थे। इन लोगों ने ये काम चालू किया। फिर मोहम्मद हबीब जो थे वो इनकी पार्टी में शामिल हो गए, मोतीलाल नेहरू की। जब खिलाफत एंड देन देयर वाज एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। जब ये आपका जो खिलाफत आंदोलन जब कोलैप्स हुआ, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर एक अलग से खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी कि वो नाराज थे कि भाई ये क्यों कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो हुआ। तो ये खिलाफत स्वराज पार्टी का मेंबर बन गया, और उनकी तरफ से इलेक्टेड पोस्ट भी होल्ड की इसने, मोहम्मद हबीब ने। और उसके कुछ दिनों बाद मोतीलाल नेहरू कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होकर तुरंत उसके अध्यक्ष बन गए। तो मोहम्मद हबीब भी आ गए इधर, और मेंटर बन गए किसके, मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र के। और हिस्ट्री में ये भी पहला ओकेजन है कि साहब के पिता और पुत्र जो है वो, पिता ने पुत्र को सत्ता सौंपी। इवन आप डायनेस्टी की बात करते हो, मोतीलाल नेहरू के बाद अगला अध्यक्ष कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू। इवन व्हेन कमिटी वाज फॉर्म्ड, आज जैसे आप बंगाल जाते हो, लेफ्टिस्ट लोग RC मुजुमदार को एक्सेप्ट नहीं करते अभी भी। आरसी मुजुमदार को एक्सेप्ट नहीं करते, यदुनाथ सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते वो। RC मुजुमदार को जब ये बात कही गई बाय नेहरू कि यू कम इन माय कमिटी एंड राइट द हिस्ट्री, RC मुजुमदार ने रेजिग्नेशन फेंका था मुंह के ऊपर, मैं किसी के लिए हिस्ट्री नहीं लिखूंगा, बोला आई एम नॉट गोइंग टू राइट हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट, एंड नो हिस्टोरियन शुड राइट फॉर अ गवर्नमेंट, बिकॉज एवरी गवर्नमेंट विल ट्राई टू सकम द हिस्ट्री एज पर द
people's choice. But history is always brutal. It doesn't look out at your ethics. वो आपके डिजायर, आपके एथिक्स, आपके आइडियल कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन को नहीं देखता है वो. हिस्ट्री इज ऑलवेज ब्रूटल. तो जब आरसी मुजुमदार ने बोला कि यदि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तो अपने हिसाब से लिखूंगा, सच लिखूंगा मैं सच लिखूंगा. So he was boycotted. He was not. तो भारतीय विद्या भवन के लिए लिखी फिर उन्होंने. Yes, yes, yes. वो जो 11 वॉल्यूम है मेरे पास रखे हुए. हाँ, तरह तो ये इतिहास का बड़ा एक मैं कहूँगा कि बड़ा ही रोचक एक अध्याय है, विशेषकर ये आपके मराठाओं की स्थिति. औरंगजेब का जो पतन है या पराभव है, क्योंकि औरंगजेब का पतन और पराभव में तो कहता हूँ कि आपके आलमगीर, दुनिया का बादशाह, दुनिया का विजेता एक महिला से हारा. अब किसी भी इस्लामी गाजी के लिए इससे बड़ा अपमान तो कुछ नहीं हो सकता कि वो महिला से हार जाए. Yes. क्योंकि उनके यहाँ तो महिलाओं के लड़ने की प्रथा ही नहीं है. Yes, 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 yes. कभी बट स्टिल उनके इसमें एक किस्सा आता है. दारा शिको की लड़की लड़ी है. अच्छा. दारा शिको की जो लड़की है तो शी वॉज मैरिड टू मे बी आजम या काम बख्श की उसके साथ में शादी हुई थी. सो व्हेन मराठास रिट्रीव्ड, यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था तो ये हाथी पे चढ़ के आगे गई थी कि तू नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं आगे जाऊंगी. शी वॉज डॉटर ऑफ दारा शिको ना, कि मुगलों की सल्तनत बचाने की कोशिश. तो एक युद्ध दारा शिको के लड़की का दिखता है वहां पे कि शी वेंट अहेड, मैं बचाऊंगी करके. हाँ, वो तो दारा शिकोह में थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस जो था वो उपनिषदों का आ गया. इसीलिए उसको काफिर करार दिया. सर एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अच्छा, ये एक किस्सा आता है अंत में, वाइंड अप करेंगे उससे पहले. हाँ, औरंगजेब को मराठों ने कैद भी किया था. मराठों ने कैद नहीं करा था. हुआ ये था, मराठों के औरंगजेब के 2 किस्से सुनाता हूँ. ये मैंने लेक्चर में भी सुनाया था और मेरे बच्चों को कहा था हंसना मत, प्रॉमिस करो. मैं बताऊंगा किसी मरे हुए आदमी पे हंसो मत. और बच्चों को बोला था पहले लिखो तुम कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर रहे हो. सब बच्चों ने भी लिखा सर प्रॉमिस कर रहे. 5 मिनट बाद जब मैंने किस्सा सुनाया तो उसने बोला सर प्रॉमिस टूट गया. औरंगजेब के 2 किस्से हैं. पहला किस्सा है, औरंगजेब क्या करता था, औरंगजेब का घुटना गया था आखिरी में. तो वो जब अपने दरबार में आता था, पीछे से एंट्री लेता था तो पर्दा लगाता था, फिर एंट्री लेता था और बैठता था और पर्दा खुलता था ताकि किसी को ये ना दिखे कि उसका घुटना गया है. उसकी कहानी ये है, आप प्रॉमिस करो आप हंसेंगे नहीं, लेकिन आप हंसोगे बहुत जल्दी. मैं तो हंसूंगा. मैं क्यों नहीं हंसूंगा? बिना हंसे रह नहीं पाओ. मैं तो मेरा काम ही हंसना है औरंगजेब पे और ये इस्लामी आक्रांतों पे. औरंगजेब का ये हुआ था कि जिस समय वो किले के सीज में था, वो सुबह शौच करने बैठा था और वहां से कोई चिल्लाते आया मराठे आए, तो करते करते उठा और गिरा और उससे उठता गया. ये कहानी पड़ती है. और दूसरी कहानी ये पड़ती है औरंगजेब की कि वो जब देवापुर से वापस आ रहा था अहमदनगर के पास, तो बीच में रास्ते में मराठों को पता चला भाई यहाँ से आ रहा है. ये मैं नहीं कह रहा, ये हमने, लोगों को लगता है मैं कहानी बताता हूँ तो भाई इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं. मैं आपको वॉल्यूम 4 मनुची स्टोरी द मुगुर पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है, 2nd पैराग्राफ पढ़ लेना. उसमें वो लिखता है कि जिस समय औरंगजेब की छावनी पूरी की पूरी आ रही थी, आते वक्त मराठों ने उसके छावनी पे आक्रमण किया. सडन अटैक था, उनको भी नहीं पता था अंदर औरंगजेब है. अटैक हुआ, उन्होंने सीधा जो छावनी में औरंगजेब था उसके पीछे वाली छावनी पूरी जला डाली, हजारों मुगलों को मारा. उस छावनी का जो लीड कर रहा था औरंगजेब के बाद, उसको पकड़ा, उसको लेके गए. बोले 5 लाख रुपए थे, उसकी आंखें फोड़ी. तो जिस समय उसको ले जा रहे थे तो उन्हें यह पता था कि बाजू वाली छावनी में औरंगजेब है. बोले औरंगजेब को लेके जाएंगे. नहीं लेके जाएंगे मतलब सोने की मुर्गी है, बोले वो अपनी अंडे देती है, बोले अपने को इसको जिंदा रखो. बोले बंगाल से जब जब रसद आएंगी, क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है सर, इसको ही लूटेंगे हम लोग. जब जब रसद आएंगी इसको लूटेंगे और इसको मारेंगे. बादशाह वैसे भी 4-5 सालों में मर जाएगा, बादशाह को मार के कोई फायदा नहीं है, बादशाह को जिंदा रखो.
ये जब तक जिंदा रहेगा हमें पैसे आते रहेंगे, ये जहां जहां मिलेगा वहां वहां इसको लूटेंगे। और मराठों ने ऐसा 2-3 बार करा है। एक बार बंगाल से रसद आ रही थी, नेमाजी शिंदे साइड में से जा रहे थे, इनको देखा रसद आ रही है, रसद लूट ली, तो बंगाल से रसद आना भी बंद हो गया। मतलब पर जो जिंदा था, एक बुरहानपुर का भी तो किस्सा है ना। नहीं वो बुरहानपुर का किस्सा अलग है। वो संभाजी महाराज कौन से समय की बात कर रहे हैं बुरहानपुर वाले? मेरे ख्याल से संताजी वाला वही किस्सा है, बुरहानपुर का ही है वो शायद। वो संभाजी महाराज के समय वाला या कब का वाला? संताजी का नहीं, राजा राम जी का है। हाँ हाँ, वो बुरहानपुर वाला भी किस्सा है। ये लोग बुरहानपुर में स्विफ्ट घुसे थे, बुरहानपुर को लूटा था और वापस आए थे। उस समय पे औरंगजेब औरंगाबाद में बैठा था कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने तुम बुरहानपुर लूट के जा रहे। तो मराठों ने उस लेवल पे अपनी दहशत पहुंचा दी थी। और ये सबको पता था कि आज नहीं तो कल दिल्ली का तकदीर जो डिसाइड करेगा वो मराठे होंगे। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। बड़ा ही रोचक रहा आपके साथ में ये इंटरेक्शन आज का। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।